मैं बी अलमेड़ा, विवेकानंद कोचिंग क्लासेज कटवाना। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वह टॉपिक है मौलिक अधिकार, जो कि 12वीं की राजनीति बुक में और इसके अलावा बीए सेकेंड ईयर की राजनीति जो कि भारत का संविधान, इन दोनों का पार्ट है। इसके अलावा सभी कंपटीशन एग्जामों में भारत के संविधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। आज मैं इसके इतिहास और वर्तमान और इसका जो उपयोग है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जो मौलिक अधिकार है ये दुनिया में सर्वप्रथम ब्रिटेन के संविधान में लाए गए थे, लेकिन वहां पर ये अलिखित रूप में थे। जब ब्रिटेन के संविधान में इनको अलिखित रूप में डाला गया तो उसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका का संविधान जो कि 1789 में बना था, उस अमेरिका के संविधान में पहली बार मौलिक अधिकारों को लिखित रूप में पेश किया गया। मौलिक अधिकार पहली बार अमेरिका के संविधान में जुड़े लिखित रूप में। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत का संविधान, तो भारत के संविधान में भी इनको अमेरिका से ही ग्रहण किया गया था। मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 दिए हुए हैं। हमारे संविधान के पार्ट 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान संविधान में 6 है। मूल संविधान में पहला मौलिक अधिकार था समता का अधिकार, यानी कि समानता का। दूसरा स्वतंत्रता का। तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का। चौथा जो था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। पांचवा अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार है और उनमें से सर्वप्रथम मैं आपको समानता के अधिकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। समानता का अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है और इसमें सबसे पहले हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है। समता के अधिकार का मतलब विधियों का समान संरक्षण और विधियों का समान संरक्षण और विधि की समक्ष क्षमता। विधि का समान संरक्षण जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है और विधि के समक्ष क्षमता जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इनका मतलब यह है विधि के हिसाब से यानी कि कानून के हिसाब से हमारे देश के समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई अधिकारी हो, सभी को एक तरीके से कानून की दृष्टि से समान अधिकार दिए गए। समता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता। समता के बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 है, जिसमें अनुच्छेद 15 में जाति, मूल वंश, लिंग और स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 ये बताता है कि देश का कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक के खिलाफ ना कोई जाति के आधार पर, ना कोई मूल वंश के आधार पर, ना लिंग के आधार पर या स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं कर सकता। जाति पाति के आधार पर जो हमारा देश रूढ़िवादी या परंपरावादी था आजादी से पहले तक, उसको मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी हम उसी जातिवाद में डूबे हुए हैं। इसके अलावा मूल वंश का मतलब ये होता है कि वह नागरिक जो भारतीय मूल का है या विदेशी मूल का है, तो जो भारतीय मूल के नागरिक है उन सबको समान रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, समान रूप से उनके पास सारे अधिकार प्रदान किए गए। मूल वंश चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे पश्चिम में गुजरात का हो, कहीं का भी बिलोंग करता हो, सभी के अधिकार समान है। इसके बाद में लिंग के आधार पर, यानी आज की हैसियत से देखिए तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ट्रांसजेंडर तीनों को समान अधिकार दिए गए, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। इसके बाद में अब बात करें अनुच्छेद 16 की। ये हमारे संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें अवसर की समानता दी गई है। अवसर यानी इस समाज के प्रत्येक वर्ग को, यानी नीचे से नीचे वर्ग को ऊपर उठाना, जो कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश में अनेक ऐसी एसटी और एससी की जातियां थी जिनको
समाज में तुच्छ माना जाता था, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं था, जिनका देश की राजनीति में, देश की अर्थव्यवस्था में कोई रोल नहीं होता था, वे लोग, जैसे अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो भील, ग्रासी जैसी जनजातियां ऐसी जनजातियां थी जो कि आजादी के समय तक जंगलों में निवास करना और खाना बदोश जीवन व्यतीत करना उनका जीवन सिर्फ इतना था। लेकिन इस अनुच्छेद के द्वारा जब सबको अवसर की समानता दी गई, सबके अवसरों की बात की गई और सबके लिए अलग अलग, जैसे उदयपुर में, इसी अनुच्छेद के तहत उदयपुर में जनजातियों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमेरू संगठन बनाया गया है। तो जो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डोंगरपुर वाले क्षेत्र है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, उन क्षेत्रों में उनके विकास के लिए जो कार्य किए गए, उन कार्यों की वजह से हमारे समाज में एकरूपता आने लगी, न्याय होने लगा और सभी को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने की भावना जागृत हुई। यानी कि अवसर की समानता, सबको समान देने के कारण एसटी और एससी का उत्थान हुआ। हमारे देश में रामनाथ कोविंद जैसे, श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे दलित वर्ग से राष्ट्रपति तक पहुंचने में इस अनुच्छेद का काफी हद तक सम्मान हो रहा है। यानी कि एसटी और एससी को या इसके अलावा और भी कोई पिछड़े हुए क्षेत्र, एरिया या समाज थी, उनको ऊपर उठने के अवसर मिले हैं। हाल ही में जो जनरल को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, वह भी अनुच्छेद 16 के 5 में या 5वें अनुच्छेद में संशोधन 16(5) में संशोधन करके इसमें डाल दिया गया है। जबकि पहले से आर्थिक जैसा कोई शब्द नहीं था हमारे संविधान में, लेकिन पहली बार आर्थिक आधार पर अन्य जनरल कैटेगरी को आरक्षण दिया गया। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत को मिटाना। हमारे संविधान में या हमारे देश में आजादी से पहले ऐसे समाज थे जिनको गांव में रहना तो दूर की बात, गांव में एंट्री तक वर्जित थी। जैसे कि हरिजन समुदाय एक ऐसा समुदाय था जिसको आजादी से पहले गांव के 10-10 किलोमीटर दूर रहना पड़ता था और फिर भी सफाई के लिए गांव में आना पड़ता था। इसके अलावा जो दलित वर्ग था, इनके साथ जो उदाहरण के लिए हम पढ़े तो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो कि स्कूली शिक्षा वर्धा महाराष्ट्र से पूरी करी थी, वहां पर उनको सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। जनरल के बच्चों के साथ उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। इस प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद जब हमारा संविधान बना तो उन्होंने उस अस्पृश्यता के अंत को करने के लिए ये अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़ा, अनुच्छेद 17 में। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। जब तक हमारे देश में अंग्रेज थे तब तक बहुत सारी उपाधियां होती थी, जैसे केसर-ए-हिंद, इसके अलावा केसर-ए-हिंद जैसी बहुत सारी उपाधियां थी हमारे देश में जो अंग्रेज प्रदान करते थे। उन सब उपाधियों का अंत करके सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, ओनली एजुकेशन के क्षेत्र के अलावा किसी भी जगह, शिक्षा के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधियों का अंत कर दिया गया। शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ही उपाधि दी जाती है, वरना सारी उपाधियों का अंत हो गया अनुच्छेद 18 के तहत। इस प्रकार पहला जो समानता का अधिकार है वह समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा अधिकार होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार मतलब है कि हमें किस प्रकार से कैसे हम जीवन यापन कर सकते हैं। सबसे पहली बात करें तो अनुच्छेद 19 में ये कहा गया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी अपनी क्षमताओं के अनुसार बोल सकता है, और बोलने के बाद जो बोल सकता है वो सम्मेलन भी बुला सकता है। बोलने के बाद दूसरी स्वतंत्रता इसमें सम्मेलन करने की है। सम्मेलन की बात होती है, तीसरी स्वतंत्रता इसमें सम्मेलन करके संगठन भी बना सकता है। संगठन की बात में चौथी स्वतंत्रता, वो घूमने जा सकता है, एक संगठन बना करके किसी भी देश के किसी भी कोने में। घूमने के बाद वहां पर निवास भी कर सकता है, यानी कि भ्रमण की स्वतंत्रता। और निवास करने के बाद वह वहां पर अपना जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय भी कर सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है,
जिनमें पहली बोलने की, दूसरी सम्मेलन करने की, तीसरी स्वतंत्रता उसमें संगठन बनाने की, चौथी स्वतंत्रता है उसमें घूमने की, और घूमने के बाद अगर आपको जगह पसंद आ जाए तो वहां रहने की, और लास्ट स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में है, अगर वहां पर रह रहे हो तो आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ साधन या व्यवसाय करना होगा, उसकी भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है। अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि का मतलब है कि जब कोई भी आम नागरिक पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो उसको दोषी ठहराने के लिए कितने तरीके के कानून लागू होते हैं। वो तीन तरीके के होते हैं। पहला, दोहरी सती नहीं, यानी कि किसी भी बंदे को किसी एक ही कानून के लिए या किसी एक ही अपराध के लिए दो बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजीव गांधी के हत्यारे। हमारे राजीव गांधी जिनका 20 अगस्त 1989 को एक वायुयान दुर्घटना में निधन हो गया था, उनमें जो दोषी थे उनको 1995 में पकड़ा गया और मद्रास हाई कोर्ट में उनका केस चला। 2004 में मद्रास हाई कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 2006 में ये अब सुप्रीम कोर्ट में गए, और 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई तो 2007 में राजीव गांधी जी के हत्यारे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पास गए, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने उस समय उनकी फांसी पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत रोक लगाई। लेकिन उसके बाद में फिर 2010 में वह केस वापस मद्रास हाई कोर्ट में जाता है, और 2011 मद्रास हाई कोर्ट उस डिसीजन को अपने हाथों में लेती हुई कहती है कि अब इन लोगों को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। उन्होंने ये कारण बताया कि जब 1995 में 1995 में पकड़ में आए, तब से लेकर आज तक ये लोग अपने मृत्यु और फांसी के बीच के जो सजा भुगत रहे हैं, जो इनके मन में द्वंद्व बना हुआ है वो चल रहा है। अगर एक सजा ये ऑलरेडी भुगत रहे हैं, अभी दूसरी सजा के हकदार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 20 स्पष्ट कहता है कि कोई भी दोषी है तो उसको दो बार सती नहीं पहुंचाई जा सकती, और इसीलिए आज भी राजीव गांधी जी के हत्यारों को फांसी पर नहीं लटकाया गया। इसके अलावा इसमें दूसरा है पूर्व पद कानून मान्य। पूर्व पद कानून का मतलब होता है जिस समय जो अपराध किया जाता है उस समय जो कानून लागू होता है उसी के अनुसार अपराधी को दोषी ठहराना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे संजय दत्त, जिन्होंने 1969 में एक हिरण का शिकार किया था अपने राजस्थान में ही कोटा के जंगलों में एक फिल्म शूटिंग के दौरान। अब उस समय संजय दत्त को उस समय कानून के अनुसार उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती, केवल जेल ही काट सकता है, क्योंकि हमारे देश में पहली बार वन कानून 1972 में आया था स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में। लेकिन 1969 में वो कानून नहीं था कि यहाँ पर शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध हो यहाँ पर, तो उस कानून को मानते हुए यानी कि पूर्व पद कानून लागू होने के कारण संजय दत्त को आज तक कोई भी सजा नहीं मिली, सिर्फ जेल में जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। इसके बाद में स्व अभिशंसन नहीं, लास्ट है 20वें में तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं, यानी कि खुद को गवाह नहीं माना जा सकता। कोई भी अपराधी अगर अपराध करके पुलिस हिरासत में आता है और पुलिस हिरासत के बाद में जब उसको कोर्ट में पहुंचाया जाता है तो कोर्ट में जज उसको ये नहीं कह सकता कि तू क्या ये कार्य करके आया है, उसको खुद को गवाही नहीं बनाया जा सकता। जब तक कोई दूसरा प्रमाण नहीं देगा तब तक किसी भी दोषी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अब हम अनुच्छेद 21 पर बात करते हैं, जिसका नाम है प्राण और देह की स्वतंत्रता। प्राण यानी जीव और देह यानी शरीर। प्राण और देह की स्वतंत्रता का मतलब है मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार। इसके अंतर्गत वे समस्त अधिकार सम्मिलित है जो मनुष्य की जीने का लिए आवश्यक है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण का अधिकार। 2010 में एक विधि के द्वारा भारत में पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना की गई। यह अनुच्छेद 21 के तहत की गई। राष्ट्रीय
हरित प्राधिकरण 2010 में आया, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए आया। इसके अलावा एक और संशोधन किया गया 2017 में। 2017 में हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में एक नया पद जोड़ा गया जिसका नाम था निजता का अधिकार। यानी कि सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर जो मनुष्य की स्वयं की जो निजता है उसका लगातार हनन हो रहा है। सोशल मीडिया पर अनेक तरीके की फोटोज और वीडियोस वायरल करके लोगों के डेटास चोरी किए जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जैसे कि यूट्यूब, इसके अलावा गूगल, फेसबुक आदि के द्वारा हमारे डेटा को उनके अकाउंट में सेव करके और उनको लीक किया जा रहा है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान में जरूरत के अनुसार 2017 में निजता का अधिकार जोड़ा गया, जो कि हमारी प्राण और देह की स्वतंत्रता का एक अंग माना जाता है। इसके अलावा आपको विवाह करने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में है। इसके अलावा बहुत अनेक अधिकार है। अगर पूरे पढ़ने बैठूं तो इस एक अधिकार पर ही पूरा वीडियो बन जाएगा। इसको बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद का मतलब यह है कि हमारे देश में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जिनके बारे में राज्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए पहले ही हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 46 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये स्पष्ट बात कही थी कि राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर अंदर हमारे देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था राज्य अपने स्तर पर कराए। लेकिन अब देख लो 10 वर्ष की बात थी और 2002 तक कोई भी कानून नहीं बन पाया। फाइनली 2002 में आया ये 86वां संविधान संशोधन और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में जुड़ा। इस अधिकार के बनने के बाद एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और आरटीई 2020 इन सब शिक्षा पॉलिसियों का उत्सर्जन हुआ और हमारे जो हाल ही में जारी की गई 2020 की शिक्षा नीति, जिसमें 10+2 की जगह 3+3+5+3 वाली शिक्षा 4 वाली शिक्षा नीति आ चुकी है। तो ये सब 86वें संविधान संशोधन के बाद हुआ है। इसके बाद हम बात करें 22वां अनुच्छेद, जिसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण पर बताया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण भी 2-3 तरीके का होता है। उन पर मैं आपको शॉर्ट एंड ब्रीफ में बताना चाहता हूं कि कोई भी पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए पुलिस के गिरफ्तारी में जो हिरासत में व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 22वें अनुच्छेद का उल्लंघन किया जाता है, तो वह व्यक्ति या वह पक्ष, पीड़ित पक्ष कोर्ट के द्वारा रीट जारी करवा सकता है अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है। जब किसी भी मुजरिम को पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो उसके बाद उसको अपना खुद का वकील चुनने का अधिकार है। और एक तीसरा, किसी भी मुजरिम को कोई भी पुलिस हिरासत में या मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकता कि आप अपना जो गुनाह है उसको खुद साबित करें। इसकी बात हम अनुच्छेद 20 में भी कर चुके हैं। इसके बाद में ये स्वतंत्रता जो अधिकार है वो संपन्न होता है। इसके बाद में हमारे संविधान का तीसरा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी 2 अनुच्छेदों में दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, जिसमें दास प्रथा पर पूर्ण निषेध कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, आजादी से पहले मानव का क्रय विक्रय किया जाता था। यानी कि आपने सुना होगा मॉरिशस में अधिकांश लोग भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा जो हिंद महासागर के द्वीपीय देश है, मॉरिशस हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, उनमें भारतीय मूल के लोग हैं। इसका रीजन क्या है? जब हम आजाद नहीं हुए उससे पहले अंग्रेज भारतीयों को श्रमिकों के रूप में मॉरिशस जैसे टापुओं पर या
जो आपने जंजीवारा, पेम्बा जैसे द्वीपों का नाम सुना है, वहां पर चाय की पैदा या अन्य प्रकार की खेती करने के लिए यहाँ से ले जाते थे और वहीं पर उनको बेच करके वहीं पर उनके निवास बना दिया। इसलिए आज मॉरिशस जैसे देशों में अधिकांश इंडियंस रहते हैं। तो इन सब मानव के क्रय विक्रय की रोक लगाने के लिए और आम जनता में भी यही प्रचलन था कि जो गरीब था उसके कोई भी बेटा होता था उसको पैसे दे करके उसको खरीद करके अमीर लोग उनका शोषण करते रहते थे। इन सब पर बैन लगाने के लिए दास प्रथा का निषेध हमारे संविधान के आर्टिकल 23 में किया गया है। इसके बाद में हम बात करें बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का मतलब होता है 6 से 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से किसी भी कल कारखाने या किसी भी ऐसे कार्य जिससे उसके जीवन को हानि पहुंचे या उसका जीवन कष्ट में रहे, तो ऐसे कार्य करने के लिए उस बालक को उस श्रम का निषेध करने के लिए या उस बालक से ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगवाने के लिए ये सारा बाल श्रम का निषेध करने के लिए अनुच्छेद 24 जोड़ा गया, जो कि किसी भी बालक को कल कारखानों में आदि जगह कार्य नहीं करने दिया जाएगा। और इसके बाद भी आज भी आपको पता होगा कि कितने छोटे बच्चे आपको बड़ी शहरों में होटलों पर कार्य करते हुए मिल जाएंगे। ये सिर्फ कानूनी व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत आजकल भाई भतीजावाद और सरकार भारतीय जो संविधान है उसके लचीलेपन के कारण कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन काफी हद तक बाल श्रम पर हमारे देश में इस अनुच्छेद के द्वारा रोक लगाई जा रही है। इस प्रकार मैं 3 अधिकारों का आपके सामने ब्रीफ या निष्कर्ष पेश करना चाहता हूं। पहला अधिकार था जो कि समानता का अधिकार था, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। उसके बाद में 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति, मूल वंश, लिंग, स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। इसके बाद दूसरा जो अधिकार था वह स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 23 में दास प्रथा का निषेध किया गया है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। इस प्रकार इस वीडियो में हम 3 अधिकार पढ़ चुके हैं और बाकी के 3 अधिकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना, जो कमियां हैं वो जरूर लिखना। थैंक्स।